हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिजिक्स टॉप के नीट सैम्पल पेपर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक नज़र क्वेश्चंस पर। 50 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस हैं और वो सारे मैंडेटरी हैं, आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 2 में 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें से केवल आपको 10 बनाने हैं। यदि 10 से ज़्यादा आपने बनाया तो शुरू के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर चेक करेगा और बाकी छोड़ देगा। तो ये रहे 50 क्वेश्चंस। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन मेजरमेंट से है। मेजरमेंट से एक क्वेश्चन रहता ही है। 3 क्वेश्चन बनते हैं मेजरमेंट से। या तो वर्नियर स्केल से एक क्वेश्चन होगा, या स्क्रू गेज से क्वेश्चन होगा, या एरर प्रोपगेशन से क्वेश्चन होगा। इस सैंपल में स्क्रू गेज से क्वेश्चन है। ये स्क्रू गेज क्या है? आपने स्क्रू तो देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको हम कहीं पर फिक्स करते हैं। यहाँ पर उसको बनाने का कोशिश करते हैं। स्क्रू गेज, ये स्क्रू है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में कुछ होता है और यहाँ पर एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव में स्क्रू ड्राइवर को फिट करते हैं और इसे हम रोटेट करते हैं। यदि ये सर्कुलर शेप बड़ा कर दें और इसमें हम मार्क कर दें इक्वल डिस्टेंस पर, और हम ये पता कर लें कि एक बार इसे कंप्लीटली रोटेट करते हैं तो लीनियर डायरेक्शन में ये कितना मूव करता है। ये मेन स्केल है, तो हमें इसका लिस्ट काउंट पता चल जाएगा। लिस्ट काउंट का मतलब है एक डिवीजन यदि हम इसमें रोटेट करते हैं तो ये लीनियर डायरेक्शन में कितना मूव करता है, कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर मूव करता है, उसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये स्क्रू गेज है, गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिविजन्स। Given that 1 millimeter of main scale corresponds to 100 division of the circular scale, the diameter of the wire from the above data is how much? तो इसने कह दिया कि मेन स्केल रीडिंग है। जब हम जो रीडिंग लेते हैं फाइनली, ये चाहे वर्नियर स्केल हो या स्क्रू गेज हो, फाइनली हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। यहाँ पे मेजर किया जा रहा है डायमीटर ऑफ वायर। तो वो रीडिंग जो है फाइनल रीडिंग वो होता है मेन स्केल रीडिंग, ये वाला मेन स्केल रीडिंग प्लस ये सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल रीडिंग पढ़ेंगे और इसको हमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर स्केल का डायमेंशन का लेंथ एक सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन के बराबर नहीं होता, तो इसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लिस्ट काउंट कितना है? क्योंकि हमें ये पता है ये 0 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है रीडिंग उसका जो है वो 52 डिवीजन है। अब हमें इसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर लिस्ट काउंट पता करते हैं। उसने क्या कहा कि 100 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल में, सर्कुलर स्केल डिवीजन वो कोरेस्पॉन्ड करता है 1 मिलीमीटर का। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, यहाँ पर हमने थोड़ा गलत लिखा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर।
यही इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट का ही मतलब है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, वो उसका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट हमें पता हो गया 0.01 मिलीमीटर, और ये टोटल कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0. कितना आया 52 सेंटीमीटर मिलीमीटर। मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो सारे सेंटीमीटर में है, तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से हमें आंसर मिल गया 0.052 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से हमें पता चल गया कि डायमीटर कितना है। यहाँ पर हमने पिच की बात नहीं की। आपने से इस तरह के सवाल पहले बनाए होंगे, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि लिस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। इस क्वेश्चन में पिच कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह भी नहीं पता है कि इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है। इसने कहा कि 100 डिवीजन्स हैं जो कि कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं 1 मिलीमीटर की। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 200 मिलीमीटर 200 डिवीजन्स हो टोटल। उसने केवल ये कहा है कि इसका 100 डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है। उसने ये नहीं कहा कि इसमें 100 डिवीजन्स हैं। हो सकता है इसमें 200 डिवीजन्स हो या 300 डिवीजन्स हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि इसमें केवल 100 डिवीजन है तो 1 मिलीमीटर इसका पिच होगा। तो हमें पिच और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन के बारे में 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें इतना ही काफ़ी पता लगाना जरूरी है कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना मिलीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर इसने बता दिया कि 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। यही तो लिस्ट काउंट है, तो मुझे इसी का तो ज़रूरत है रीडिंग लेने के लिए। तो डायमीटर निकालने के लिए जो रीडिंग हमारा आएगा वो है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग टाइम्स लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट यहाँ पर पता कर लिए तो हमें इसके बारे में पता चल गया। हमें पिच और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल के बारे में जानने के लिए जाना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये रहा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ये कोई सर्कुलर मोशन नहीं है। such that its displacement at any time t is given by, ये एक्सप्रेशन दे दिया है s इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5। ये दिया है कि ये डिस्प्लेसमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ये क्यूबिक इक्वेशन, इसको यदि आप प्लॉट करेंगे तो तीन ना, इसका 3 सॉल्यूशन होंगे, तो 1 2 3 कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने जस्ट अंदाज से बनाया, इसका सॉल्यूशन हो जरूरी नहीं है। एनीवे, निकालना क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ईच। एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। यदि डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 टाइम्स 3 3 9 t स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 2 14t प्लस 14। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। वेलोसिटी के बार हम 3 डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, ये हो गया 18t प्लस 14। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम पर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन में भी कहा गया है कि एक्सेलरेशन हमें बताना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो ये एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, t की जगह पर हम 1 रख देंगे और ये आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर 2 है। हालांकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, कहीं का नहीं कहा। टाइम के बारे में जरूर उसने कहा कि 1 सेकेंड में बताना है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम तो सेकेंड में बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन सही तरीके से बनाना चाहिए, क्वेश्चन पूरा ऑब्वियस नहीं है। तो एनीवे, आंसर यहाँ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आर्टवुड मशीन पर है, एक पुली है और 2 मासेस हैं, स्ट्रिंग्स हैं। इस सेटअप को हम आर्टवुड मशीन कहते हैं क्योंकि आर्टवुड ने इसको शुरू में स्टडी किया। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। 2 मासेस m1 इक्वल टू 5 kg एंड m2 इक्वल टू 10 kg। यहाँ m1 यहाँ m2 आर कनेक्टेड
एट द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये ऐसा स्ट्रिंग है जो लंबा नहीं होता, खिंचाता नहीं है। पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ये पुली है जो फ्रिक्शनलेस है। As shown, when masses are released, the acceleration of masses will be, ये दोनों acceleration का masses क्या होगा, acceleration क्या होगा, दोनों masses का acceleration, उसने एक ही आंसर दिया है, एक ही होगा, दोनों का सेम acceleration होगा, वो हमें बताना है। इसको दो तरीके से बता सकते हैं। हम इधर पहला तरीका से बता दे रहे हैं कि हम यहाँ पर जो सिस्टम कंसीडर करते हैं वो एक दोनों को कंबाइंड सिस्टम का कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारा सिस्टम है M1 प्लस M2, ये दोनों को कंबाइंड हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। और इसको हम इस पर देख लीजिए क्या फोर्स लग रहा है। इसमें फोर्स लग रहा है M2G मतलब 10G, और इसमें लग रहा है M1G मतलब 5G। हम टेंशन वगैरह का चिंता नहीं करेंगे। इसको यदि हम जस्ट स्ट्रेच करें और सोचे, इसको हम रख देते हैं एक टेबल पर इस तरह से, और ये स्ट्रिंग टाइट है, ये हमारा M2 है और ये हमारा M1 है। ये नीचे जा रहा है, M1 M2 को फॉलो कर रहा है। देखिए M2 नीचे जा रहा है और स्ट्रिंग के थ्रू ये M1 की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है एक्सलेशन A से। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्सलेशन के डायरेक्शन में है, राइट। ये फोर्स है, ये कितना है 10G, G जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू नहीं बैठाना है, G के टर्म में ही आंसर देना है। और दूसरा, इस पर जो फोर्स लग रहा है जिधर वो मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन इधर, ये हो गया 5G। टेंशन का हमें चिंता नहीं करना है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कंबाइंड सिस्टम है। तो अब यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं। जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ नेट फोर्स वो एक्सटर्नल होना चाहिए। हम यहाँ पर टेंशन की चिंता नहीं करें। मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, यहाँ मास कितना है, इस कंबाइंड सिस्टम का मास है 5 kg प्लस 10 kg। एक्सेलेरेशन ये है। फोर्स कितना है, फोर्स दो तो लग रहा है एक्सटर्नली, 10G राइट साइड में, 5G लेफ्ट साइड में, नेट हो गया 10G माइनस 5G। और इस तरह से हमें A का वैल्यू पता चल गया, ये हो गया 5G और ये हो गया 15G, 15 तो हो गया G/3, G/3 थर्ड वाला। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अब इस केस में क्या करते हैं, सिस्टम हम जो है सो M1 को कंसीडर करते हैं फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम हम M2 को सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये सिस्टम हमारा M1 है। अब इस M1 पर कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स 5G नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स टेंशन। इस केस में हम टेंशन को भी कंसीडर करेंगे जब हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मासेस को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर टेंशन की बात है। देखिए उसने कहा है कि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, पुली फ्रिक्शनलेस है, इसलिए दोनों साइड में सेम टेंशन है। इधर T है तो इधर भी T है। यदि इसमें फ्रिक्शन होता तो इस साइड T1 इस साइड T2 टेंशन होता, और दोनों डिफरेंट होता। और ये हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इसका कोई मास नहीं है स्ट्रिंग का, तो टेंशन हर जगह सेम है। एनीवे, अब इस M1 जो मास है उसके लिए हम न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं यहाँ पर, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। F कितना है, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं 5G और T। ये चल रहा है ऊपर, तो ऊपर वाला फोर्स पहले लिखेंगे, T माइनस 5G, ये दो फोर्सेस हैं इस यहाँ पर। इसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, 5G और इधर चला A डायरेक्शन से। ये नेट फोर्स है और अंडर दिस फोर्स ये मूव करता है एक्सेलेरेशन A से। मास टाइम एक्सेलेरेशन, मास कितना है इसका, मास है 5, एक्सेलेरेशन, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अब दूसरा सिस्टम पर आते हैं, दूसरा मास पर M2 पर। यहाँ पर दो फोर्सेस भी लग रहे हैं T और 10G, और ये मूव कर रहा है नीचे, तो नीचे वाला फोर्स पहले लिखेंगे, ये है 10G माइनस T इक्वल टू 10A। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, T से हमें कोई मतलब नहीं इसलिए उसको हटा देना ही बेहतर है, ऐड करने पर खत्म हो जाता है। 10G माइनस 5G इज इक्वल टू 5 प्लस 10A। देखिए A ही यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे थे, ये टेंशन का हमें जरूरत नहीं है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं यदि दोनों का एक्सलेशन सेम हो और
उसे हम ये समझ सके कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर तो लग रहा है कि ऊपर एक नीचे जा रहा है, लेकिन यदि हम इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख देंगे तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम एक्सलेशन से जा रहा है। तो उस केस में ही हम दोनों मासेस को एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो हमें अलग अलग सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ये वर्सटाइल है, हर जगह लागू होगा, लेकिन यहाँ पर ये हर जगह लागू नहीं होता। इस केस में लागू हो गया क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और दोनों का एक्सलेशन सेम है और दोनों फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी से भी हमें a = g/3 पता चल गया। तो ये था ऑटोनॉमसी पुली और मासेस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है सो क्या क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी हाउ मच? 100%, 150%, 265%, 73.2%, कितना चेंज होगा? तो सबसे पहले हमें रिलेशन चाहिए एक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। वो रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि वो रिलेशन है मोमेंटम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास काइनेटिक एनर्जी। ये कैसे आता है तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, ऊपर हम एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम स्क्वायर और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में हो गया पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू के। तो के तो पी कितना हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू के है। तो पी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2k 2mk। ये रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, अब क्या करना है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज करता है। शुरू में काइनेटिक एनर्जी उसका के है, सेकेंड टाइम में काइनेटिक एनर्जी उसका कितना है 300% चेंज कर दिया। शुरू में के था बाय 300%, 300% बढ़ गया। 300% के का कितना होता है 3k, वो बढ़ गया तो अब हो गया 4k। P1 कितना हुआ, P1 जो है सो स्क्वायर रूट ऑफ 2mk1, मतलब 2mk इसको कहते हैं। और P2 कितना है, स्क्वायर रूट 2mk2, k2 जो है सो 4k है, 4k। ठीक है, चेंज कितना हुआ है, चेंज हुआ इतना 8mk माइनस 2mk, इसका स्क्वायर रूट। और यदि फ्रैक्शनल चेंज निकाले, इसका पहला जो वैल्यू है P1, ये mk चला गया इधर से खत्म, 2 भी इधर से चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ बच गया 4। ये स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 बाय सब स्क्वायर रूट है। यहाँ स्क्वायर रूट 4 2 हुआ, 2 माइनस 1 बाय 1 मतलब 1। तो फ्रैक्शनल चेंज जो है मोमेंटम में 1 आया। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज, इसका जो परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन पी। इसको सीधे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी फ्रैक्शन को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज चेंज हो जाता है 100%। और ये वैल्यू हमें पता है ये 1 है, तो 1 टाइम्स 100%, 100%। तो कितना चेंज आया 100%। कौन सा आंसर हुआ? इस पूरा कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लगता है। यदि ये चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम एक फार्मूला से इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। लेकिन वो दूसरा केस है, वो केस हम उसको 2 बोलते हैं। चेंज यदि 10% से ज़्यादा नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 10%, हमने ले लिया 10%। 10% से यदि वो चेंज कम है और कोई फंक्शन हमारा ऐसा है y = मान लीजिए x³ z5 ऐसे है, तो y में जो चेंज आएगा इसको हम डेल्टा y बाय y, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया। डेल्टा y मैंने y2 माइनस y1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रैक्शनल चेंज परसेंटेज चेंज हो गया। वो कितना होगा, x का जो चेंज है परसेंटेज चेंज प्लस z का जो परसेंटेज चेंज है,
लेकिन यहाँ x का पावर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x का पावर 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस हिसाब से यदि हम इसको बना के देखते, लेकिन यहाँ पर 10% कहीं चेंज के लिए काम करता है, इससे ज़्यादा का नहीं करता है। ये भी 100% 300% इंक्रीज है तो उसके लिए काम नहीं करेगा। आप उससे निकाल कर देखिए, पूरा गलत आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा पी बाई पी जो है इंटू 100% कितना आएगा, ये फॉर्मूला क्या था पी का, स्क्वायर रूट 2m के का पावर हाफ है। ये कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है, जस्ट इसी को देखना है। यहाँ पर हाफ और डेल्टा के का परसेंटेज ये दिया है 300% है, ये 300 है तो आ गया 150%। रियल आंसर है 100%, लेकिन इस फॉर्मूला से 150%। आप इसको धीरे धीरे घटाते जाइए, ये 300% से 200 100 आप देखिएगा ये क्लोज चला जाएगा, और जब ये ऑलमोस्ट 1% के करीबन है तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल यही 100% पे ऐसे जाएगा, मतलब इस रियल जो आंसर है उसके करीब जाएगा। 100% तो नहीं होगा, अभी 300% है एनर्जी में चेंज, तो मोमेंटम में 100% चेंज आया है। यदि एनर्जी में आपने 1% चेंज किया तो मोमेंटम में इतना चेंज नहीं आएगा, कम आएगा। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि परसेंटेज चेंज जो 3% है, 4% 6% 7% है, तो जो दूसरा फंक्शन है उसमें कितना चेंज आया उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये यदि 10% से चेंज ज़्यादा है तो इस फार्मूला को आप नहीं लगा सकते। ये फार्मूला तभी काम करेगा यदि ये चेंज 10% से कम है। ये एरर प्रोपेगेशन में भी काम इसी तरह से काम करता है। एनीवे, अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म रड है ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, एक पूरा 200 सेंटीमीटर है, इसका मास है 500 ग्राम, आप मीन्स आधा केजी, और आधा केजी कहाँ पर ये जो इसका वेट है कहाँ पर काम करेगा, इसका सेंटर पर, राइट, और सेंटर यहाँ है, आधा केजी है तो g/2 लिखते हैं, और ये है अभी लिख देते हैं लास्ट तक, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे और है, इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर वेज है और यही सोचिए धरती भी यहाँ पर है, वही इसको संभाल रहा है, धरती है संभाल रहा है, कितना दूर में है 40 सेंटीमीटर मार्क पर है, यहाँ से इस किनारे से यहाँ तक का 40 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक, वो दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, सारे डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया गया है, देखिए 0 है, ये 20 पर है, ये 40 पर है, ये 100 पर है, और ये हमने यहीं पर मैं लिख दूँ उसको, ये भी 100, ये एक्चुअली 160 है, ठीक है, और ये मास 2 kg, ये 2 kg जो है 160 पर है, ठीक है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रड एट 20 सेंटीमीटर, ये मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रड एट 20 सेंटीमीटर, ये जो है 20 सेंटीमीटर ये भी लिखा हुआ है, ये 20 पर है, ये वेज 40 पर है, ये सेंटर ऑफ मास जो है वो आ रहा है 100 पर, बीच में होना है, और ये अननोन मास है m जो 160 पर सस्पेंडेड किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, m का इतना वैल्यू लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये हॉरिजॉन्टल रहे। m का ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा, m का कम लेंगे तो क्या होगा, ये नीचे उतर जाएगा, वो हम नहीं चाहिए। ये तराजू की तरह है, एक तराजू ही है ये, लेकिन एक स्पेशल तराजू है, तराजू में वेज जो है सो बीच में रहता है, यहाँ बीच में नहीं, साइड कर दिया गया है, ठीक है। इसका हमें इक्विलिब्रियम देखना है, तो इक्विलिब्रियम कैसे देखें, यहाँ पर जो भी मोशन हो रहा है वो रोटेशनल है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशनल नहीं है। मतलब ट्रांसलेशनल का मतलब एक जगह से जाकर दूसरी जगह नहीं पहुंच रहा है, वो जस्ट रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर जो ये वेज है इससे पास होता हुआ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क कौन लगाता है, फोर्स लगाता है, और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, जहाँ के अबाउट टॉर्क लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस से हमें आर देखना है, जहाँ फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये जो फोर्स है ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको आर एफ साइन थीटा लिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर एफ,
आर परपेंडिकुलर का मतलब फोर्स और जहाँ से जो एक्सिस है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये फोर्स कितना लगाया, फोर्स टाइम ये आर परपेंडिकुलर, फोर्स कितना है 2 kg मीन्स 2g, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 40, ये अकेला है 20, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 20 सेंटीमीटर। दूसरा फोर्स लगा रहा है ये सेंटर ऑफ मास पे, इसका डिस्टेंस कितना है, ये 40 है, ये 100 है, तो ये हो गया 60, राइट, ये हो गया 60। यहाँ नीचे लिख देते हैं 60 टाइम्स आधा kg g/2, उल्टा लिख दिया, पहले डिस्टेंस लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन अलग है, ये चाहता है कि तुम इधर गिरो, ये चाहता है कि तुम इधर रोटेट करो, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। ये भी चाहता है कि तुम इधर रोटेट करो। आप यदि इस वेक्टर का फॉर्मूला यूज करें R क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी जो है सो डायरेक्शन देता है, राइट हैंड अपना ले, एक्सिस से इस फोर्स की तरफ जाए, ये वाला आर वेक्टर है, आर वेक्टर के पास अपना फिंगर्स, चारों फिंगर ले जाए और उसे कर्ल करें अपने चारों फिंगर्स को फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब नीचे, इधर फिंगर रखें, इधर इसको कर्ल करें, आपका थंब जो है सो बाहर आपकी तरफ फेस कर रहा है। लेकिन सेम काम यदि आप इस g/2 के लिए करें या m के लिए करें तो थंब आपकी तरफ ना जाकर आपको अपोजिट जा रहा है, मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लिखिए। लास्ट ये फोर्स बच गया, ये mg लगा रहा है फोर्स, mg लिख लिए, m हमें नहीं पता है, उसे पता करना है। और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है 40 पर और ये है 160 पर, तो कितना हो गया 160 माइनस 40, 160 माइनस 40, और इसे होना है 0 क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40g, ये कितना हो गया, ये हो गया 30g, और ये हो गया 80 mg, ये 0 है, जी सब में है, हम हटा दिए, इसको m के लिए सॉल्व करते हैं, 10g डिवाइडेड बाय 80g 1/8 kg, कहीं है 1/8 kg, सही है, नहीं ये 80 नहीं है, 120 है, ये 120 है। तो 1/12 4, ये आंसर होगा। तो इसमें जस्ट हमें देखना था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क जो है 0 होगा, और तीन फोर्सेस टॉर्क तो फोर्सेस लगाते हैं, तो यहाँ 3 तरह के फोर्सेस हैं, एक 2 फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, टॉर्क ड्यू टू 2 फोर्सेस के सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ये 2 kg का जो फोर्स है उसका इन दोनों का ऑपोजिट है। तो एक का साइन प्लस ले लिया, इसका हमने प्लस ले लिया, तो ये दोनों का माइनस ले लिया, ये दोनों का प्लस लेते तो इसका माइनस लेते, और ये इसको आप 0 से इक्वेट करते हैं तो मास ये निकल जाता है 1/12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द फिगर शोज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट M about the sun as the shaded area SCD, ये shaded area SCD ये वाला एरिया जो है is twice the shaded area SAB, ये इस एरिया जो है सो डबल है इसका, ठीक है। If T1 is the time for the planet to move from C to D, C से D तक जाने का जो टाइम है वो T1 लग रहा है, तो A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, वो बोल रहा है T2 लग रहा है। T1 और T2 में क्या रिलेशन है, अब आप केपलर के नियम को याद कीजिए, केपलर ने 3 लॉ दिए थे, पहला था कि सन जो है एक एलिप्स के 1 फोकस पर है और प्लैनेट जो है सो इसके चारों तरफ इस एलिप्स में घूमता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ ये था कि
ये जो एलिप्स है और सन जो है प्लेनेट के साथ, जो प्लेनेट मूव के मोशन की वजह से प्लेनेट जितने एरिया कवर करता है, ठीक है, तो इक्वल एरिया यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, ये एरिया ज़्यादा कवर, दोनों एरिया इक्वल है, तो जो टाइम लगेगा वो सेम होगा। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, प्लेनेट इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल टाइम में। और तीसरा दिया था कि इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, रोटेशन है, पूरा रेवोल्यूशन t², वो प्रोपोर्शनल है इसका जो मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला, यहाँ दो एक्सिस है, एक छोटा हुआ एक बड़ा वाला, तो मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस, ये टोटल का आधा को हम ए बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस का पावर 3 होता है। ये 3 लॉ के प्रश्न दिया था। यहाँ पर हम सेकंड लॉ यूज करेंगे कि इक्वल एरिया जो है सो इक्वल टाइम में ट्रेवल करेगा, तो ये एरिया डबल है, इसका मतलब है T1 जो है सो T2 से बड़ा है ऑफकोर्स, लेकिन एरिया डबल है तो टाइम भी डबल हो जाएगा, T1 जो है सो 2T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो आंसर सही हो गया, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक एरिया ये हुआ और एक एरिया ये हुआ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहाँ पर T2 टाइम लगा तो यहाँ भी T2 टाइम लगा है, केवल इतना कवर करने में, और इतना भी कवर करने में फिर T2 टाइम लगा, तो ये दोनों ही सही हो गया। आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, और क्योंकि फिर बाद में कोई ना कोई तो डिस्प्यूट रेज करेगा कि इसमें दोनों आंसर सही है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ आइस, स्टीम और आइस को मिक्स किया जा रहा है। पहले आप देखिए आइस के साथ क्या, आइस स्टीम कब बनेगा। इधर हम क्या ले लें, इधर टेम्परेचर ले लें और इधर हीट ले लें, इसको हीट दे दें, तो यहाँ पर हमारा जो है सो आइस है, आइस को हीट देते रहिए बहुत देर तक, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। जब सबका सब आइस जो है सो पानी में बदल जाएगा तब पानी का टेम्परेचर चेंज करेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का टेम्परेचर जो है सो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पहले, तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में फिर ये बहुत देर तक चेंज नहीं करेगा, बहुत देर तक ये तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक सब वाटर जो है वो वेपर नहीं बन जाता, या स्टीम जिसको कहते हैं वो नहीं बन जाता। एक बार सबका सब स्टीम बन गया और तब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर है आइस प्लस वाटर, यहाँ पर है केवल वाटर। अब इस क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ स्टीम इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ आइस, यहाँ पर है स्टीम या वेपर जो भी आपके हैं, यहाँ से इसने टेम्परेचर नहीं फिक्स दिया तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लेंगे कि ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो आइस है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हम एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसने कुछ बताया नहीं है। देन द रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ये दोनों को मिक्स करते हैं, ये हमारा आइस है, आइस ले ली तो आइस ऐसे नहीं, और ये हमारा वेपर है, इसको मिक्स कर दिया, और दोनों का वेट है 1, दोनों का मास है 1 ग्राम। क्या होगा, ये जो वेपर है, जो स्टीम है, वो तो ठंडा होगा, यदि वो ठंडा होगा तो वेपर क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, लेकिन वाटर बनने के पहले वाटर प्लस वेपर रहेगा, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा वेपर जो है सो वाटर बन जाएगा, फिर वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और इसका उल्टा आइस क्या करेगा, आइस जो है, जो ये जब ये हीट लूज करेगा, स्टीम से जब वाटर बनेगा तो हीट लूज होगा, हीट इधर बढ़ रहा है, ये हीट है, ये हीट लूज करेगा, उस जो हीट है उसको ये आइस लेकर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा जब अपना स्टेट ऑफ मैटर पहले चेंज करेगा। पहले अभी आइस में है, पहले पानी बनेगा, जब पूरा का पूरा आइस पानी में मेल्ट हो जाएगा तब जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि 1 ग्राम स्टीम जो है वो 1 ग्राम स्टीम ये कन्वर्ट होके बन गया 1 ग्राम वाटर, एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पर, जस्ट पूरा का पूरा स्टीम जो है वो वाटर बन गया। कितना ये रिलीज करेगा, ठीक, ये रिलीज कर रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 536 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। जब अगर टेम्परेचर चेंज किए वो अपना स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, या फिर यहाँ पर जो भी वेपर टू लिक्विड, ऐसे
जब अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है तो जो हीट वो रिलीज करता है या उसे चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 536 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम तो है ही, 1 ग्राम जो है स्टीम वो बन गया 1 ग्राम वाटर, कितना रिलीज किया 536 कैलोरी। ठीक है, ये जो आइस है वो यदि 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर बन जाता है तो कितना उसे हीट चाहिए 80 कैलोरी। यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेगा, इसके ये पूरा का पूरा आइस बन गया है, वाटर बन गया है, ये रेज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। रेज करने दें 1 ग्राम वाटर, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 लिखते हैं, और ये तो 100 डिग्री लिख दिए। ये 1 ग्राम वाटर जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बन गया 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हीट इसे चाहिए, इसने कितना हीट लिया, मास 1 ग्राम, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम्स टेम्परेचर में जो चेंज हुआ सो 100। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर जूल, 1 कैलोरी पर ग्राम, और ये 100 हो गया, टोटल 100 से। तो 80 यहाँ पर चाहिए, 100 यहाँ पर चाहिए, उसको केवल 180 कैलोरी चाहिए एनर्जी, और वो क्या करेगा 1 ग्राम आइस जो है तो 1 ग्राम वाटर बन जाएगा। और इसको यदि उसने पूरा का पूरा 1 ग्राम स्टीम बन गया 1 ग्राम वाटर तो 536 करेगा, तो ये एक्स्ट्रा में लूज नहीं कर सकता, ये लूज कर रहा है, कोई ना कोई गेन करेगा। इसको 180 ही चाहिए, तो थोड़ा बहुत पानी जो है इसे आप निकाल सकते हो कि कितना पानी स्टीम जो है सो वाटर बनेगा। तो यहाँ स्टीम भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, ये आइस भी वाटर बन के रहेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगा, थोड़ा सा स्टीम रहेगा और पानी भी रहेगा, वाटर भी रहेगा। ये वाटर जो स्टीम से बना वाटर है वो भी है, और जो आइस से वाटर बना है वो भी है, वो सभी है। तो फाइनल, और इस सिचुएशन में जब कोएग्जिस्टेंस होता है दो फेजेस का तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। स्टीम और वाटर का जो कोएग्जिस्टेंस है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जब तक ये पूरा का पूरा फेज चेंज नहीं हो जाता टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है, तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले यही देखना जरूरी था। आप इसमें ये कर सकते थे कि तुरंत मैथ लगाइए और बोले कि ठीक है, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। हीट कौन गेन करेगा, आइस, और हीट लॉस्ट बाय स्टीम। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर जो है सो थीटा है, तो सबसे पहले ml वेपोराइजेशन प्लस ये जो मास है इसका वो अपना टेम्परेचर डाउन करेगा, 100 से नीचे आएगा, 100 से कितना नीचे आया थीटा तक, और इधर जितना इसने लूज किया वो इक्वल है जो हीट आइस ने गेन किया। मास इसका 1 ग्राम है तो m लिख रहे हैं, AL, इसको क्या कहें, इसको फ्रीजिंग मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग का जो लेटेंट हीट है। और फिर इस मास जो है सो बढ़ना शुरू हुआ, ms थीटा 100 नहीं, थीटा माइनस 0। यहाँ पर s लिखेंगे, s स्पेसिफिक हीट है आया वाटर का जो 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये शायद 180 या कितना दिया है 260, 536, बहुत ज़्यादा, 536 1, ये 1 स्पेसिफिक हीट 1, 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा, यहाँ पर m1 है, ये है 80 कैलोरी, 1 टाइम्स थीटा, अब थीटा निकालिए कितना आया, 536 माइनस 80 इक्वल टू थीटा माइनस 100 प्लस थीटा, तो 2 थीटा माइनस 100, तो थीटा आ गया, ये कितना हो गया 436, 456, और इधर से 100 डिवाइडेड बाई 2, 556 डिवाइडेड बाई 2, 278 डिग्री सेल्सियस। ये गलत होगा ना, ये नहीं होगा, 278 डिग्री सेल्सियस।
ये हम तब एज्यूम किए हैं, यहाँ से जो ml लिख रहे हैं हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं कि स्टीम हमारा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो स्टीम हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर है और मैंने उसमें आइस मिक्स कर दिया और टेम्परेचर बढ़ के 278 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये कैसे संभव है? तो ये गड़बड़ का सारा वजह ये है, ये कोएग्जिस्टेंस में है। ओके, सो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या सिस्टम कोएग्जिस्टेंस में रहेगा। पहले देख लीजिए जितना लूज हो रहा है उतना कोई गेन करने वाला है या नहीं करने वाला है। उसके बाद में आगे इस तरह का कैलकुलेशन आप कीजिए कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। यदि यहाँ पर हम ऐसे ले लेते कि 1 ग्राम स्टीम के जगह पर हम ले लेते 1/10 ले लेते, तो 1/10 ग्राम ऑफ स्टीम रहता तो हमें कितना हीट रिलीज करता, 53 कैलोरी केवल, और इसको चाहिए 184 कैलोरी। 53 भी होता तो ये पूरा मेल्ट भी नहीं करता, और फिर उसके बाद नीचे उतरने में उसे 100 मिल जाता, तो 100 तब हो जाता, तब 100 वहाँ से और 53 यहाँ से, 153 और इधर 180 है, तो समवेयर बिटवीन 0 और 100 आपका आंसर आता यदि 1/10 ग्राम लेते तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोएग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, जो हीट लॉस्ट है वो कोई गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कार्नोट इंजन आ गया। कार्नोट इंजन एक कागज का इंजन है, कागज पर इंजन है। रियल लाइफ में ये इंजन नहीं होता, क्योंकि ये इंजन कागज पर है। ये एफिशिएंसी जो भी देता है वो मैक्सिमम होता है किसी भी रियल इंजन से, क्योंकि इंजन कागज पर है, थियोरेटिकल इंजन है। The efficiency of a Carnot engine operating between two temperatures 100 डिग्री सेल्सियस एंड -223 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या होगा? ये है सोर्स, इंजन 2 टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट करता है, सोर्स और एक सिंक। और कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो होता है 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर बाय सोर्स का टेम्परेचर। यूजुअली हम इसको 1 माइनस T2/T1 कहते हैं। यहाँ पर ये T जो है वो केल्विन में होना चाहिए, कोई दूसरा यूनिट में नहीं, रैंकिन में नहीं, फ़ारेनहाइट में नहीं, डिग्री सेल्सियस में नहीं, ये केल्विन में होना चाहिए। नेचर में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये सारे हम लोगों ने अपने यूज के लिए किया। ये बहुत बाद में पता चला कि नेचर जो है सो डिलप्स केल्विन स्केल। तो इसको एफिशिएंसी निकालना है। 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर क्या है, सिंक ये है -23 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में लाने के लिए 273 से हम ऐड कर देते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से इसको भी केल्विन में लाना है, जस्ट 273 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया? 1 माइनस 5, इसे नहीं करने के क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके से आंसर दिया है। इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो आया सो आया, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा? -273 -23, ये 273 कैंसिल आउट हो गया। 100 - 23 और नीचे में 273 प्लस 100, कौन सा ऑप्शन है? 100 - 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो जगह है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये 273 है। नहीं, ये माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है। 100 + 23, 100 + 23 ये दो जगह है, ये वाला सही होगा क्योंकि नीचे में 373 है यहाँ पर, इससे मैच करिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से है, एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है। The pressure of a gas is raised from 27 डिग्री सेल्सियस to 927 डिग्री सेल्सियस. The root mean square speed is how much? ये बताना है। तो शुरू में टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस और बाद में 927 डिग्री सेल्सियस। रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताना है। ये रूट मीन RMS स्पीड बताना है। RMS स्पीड जो है वो कितना होता है, इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये होता है 3RT/m, और एक टेम्परेचर पर जो है सो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम 1 बोले, 3R/m
m उसका मोलिकुलर वेट है और t कितना होगा। यहाँ पर t अगेन केल्विन स्केल में है, नेचर लव्स केल्विन स्केल। तो 27 प्लस 273, इसको इसके जैसे केल्विन स्केल में चेंज करेंगे ये 300 केल्विन है। ओके, सेकेंड टाइम इसका ये RMS स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड 3r/m। नेक्स्ट टाइम टेम्परेचर कितना है 927, सो 900 and 300 1200। V2 RMS कितना हो गया, डिवाइड कर देते हैं, या आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ गया 1200 और ये है 300, 3 × 4 से स्क्वायर रूट 4 मतलब 2, डबल हो गया। हायर टेम्परेचर पर जो है सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड डबल हो गया, लोअर टेम्परेचर पर जो यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस है, डबल, इट्स डबल। यहाँ पर ये आंसर जो है यदि ये केल्विन में रहता तो ये बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है इसलिए नहीं होगा। एनीवे, जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स का, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और भी कुछ इस तरह के स्पीड होते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, उसका वैल्यू होता है 8RT/पाई और m नहीं रहेगा तो डायमेंशन सही नहीं होगा। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होता है 2RT/m। ये सारे जो स्पीड है डिफरेंट तरह के स्पीड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टैटिस्टिकल स्पीड्स हैं। किसी भी गैस में बहुत सारे पार्टिकल हैं और सारे पार्टिकल एक स्पीड से मूव नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं, और उसका जो स्पीड जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होता है। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं जिसको मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यदि यहाँ पर हम स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं और इधर हम दिखाएं उसका स्पीड, तो कुछ ही इस तरह से दिखता है। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है v² के और प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल माइनस सम कांस्टेंट v², मतलब इसको गॉसियन भी कहते हैं, गॉसियन जो टाइम्स v²। तो अब ये जो स्पीड देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ है, ये स्पीड जो है सबसे ज़्यादा पार्टिकल ने लिए हुए, देख रहे हैं यहाँ पर 10% पार्टिकल का स्पीड ये है, 10% पार्टिकल का स्पीड ये है, से 40% पार्टिकल का स्पीड ये है। सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल जो स्पीड रखे हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट फेवरेबल, सबसे ज़्यादा पार्टिकल जिस स्पीड को पिकअप कर रहा है वो है ए, इसी को कहते हैं प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल या प्रोबेबल स्पीड कहें। ये 2RT/m है, यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है। और ये एवरेज स्पीड, एवरेज हर जगह का स्पीड को ले लें, उसको ऐड कर लें, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो ये आएगी। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड के स्क्वायर को जो है सो हम ऐड करते हैं और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ गया। अब इसको जो है सो स्क्वायर रूट हम ले लें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये स्क्वायर स्पीड का मीन है, उसका रूट लेंगे तो ये आएगा हमारा 3RT/m। ये तीनों में रिलेशन है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर 8/पाई है, 8/पाई 2 पॉइंट समथिंग होता है, राइट, 2 पॉइंट समथिंग, और ये है 2 और ये है 3, तो सबसे बड़ा हुआ VRMS सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद में हुआ A, क्योंकि यहाँ पर 8/पाई 2 पॉइंट समथिंग है, ये एवरेज, इसको एवरेज कहें। और उसके बाद जो प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। तो खैर यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाउ मच। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, किसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है प्रोपोर्शनल टू -x, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के माइनस मतलब क्या है, माइनस मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। कहाँ पाई रेडियन, ये पाई रेडियन, यही है। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है, यानी उसके जो एंगल है उसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जस्ट 180 डिग्री है, पाई डिग्री है। दूसरे तरीके से मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो SHM में एक्स कैसे लिखते हैं, A sin ओमेगा t, ये एम्पलीट्यूड है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है,
ऐसे। इसको हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार और इसको एक्सप्रेशन निकालना है तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी है। तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस का जो माइनस साइन है ओमेगा टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, ए और साइन ओमेगा टी को एक्स लिखते हैं, एक्स लिखेंगे थोड़ी देर में। अभी इसको हम ए ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन पाई प्लस ओमेगा टी। साइन पाई प्लस ओमेगा टी माइनस होता है तो इसको हटा के यहाँ लिखते हैं। अब ये दोनों को ध्यान से देखिए, इसका यहाँ पर जो एंगल देख रहा है जी पाई टी है, ये पूरा फेज है, और इसका फेज है पाई प्लस ओमेगा टी। दोनों में कितना डिफरेंस हुआ इसके फेजेस में, पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी पाई। तो ये मैथमेटिकली है, और नहीं तो डेफिनेशन में ही बताया गया है कि एक्सलेशन जो है सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डायरेक्शन उसके बीच के जो फेजेस हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10।